हेलो बच्चों, आरटीए क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिए, ताकि जब भी हमारे चैनल के माध्यम से कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो वो वीडियो सबसे पहले आपको मिले। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो बच्चों, आज हम लोग जो कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान चैप्टर 1 को जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तो आज हम अगले टॉपिक को लेकर के आए हैं। और ये जो है इस यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय नामक जो चैप्टर है उसका ये पार्ट 5 होने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि रूढ़िवादी की पुनर्स्थापना, इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि इसके पहले आप लोगों ने देखा कि उदारवादी राष्ट्रवाद क्या होता है, आर्थिक उदारवाद क्या होता है, इन सभी चीजों को आपने अच्छे से समझा। आगे जो आप लोग को ये पढ़ना है तो वह है रूढ़िवादी की पुनर्स्थापना। तो जो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो रूढ़िवादी की पुनर्स्थापना। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रूढ़िवादी की पुनर्स्थापना। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि जो रूढ़िवादी है ये क्या है। तो देखिए, रूढ़िवादी का मतलब होता है पुराना सोच। तो पूरे यूरोप में एक नया सोच चल निकला था। वो क्या था? तो वो था राष्ट्रवाद। अब उसी राष्ट्रवाद को खत्म करके फिर से पुराना सोच स्थापित करना ही कहलाता है रूढ़िवाद की पुनर्स्थापना। ऐसा क्या हुआ भाई जिससे रूढ़िवादी की पुनर्स्थापना हो गई? तो हुआ ये कि जब नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना तो पूरे यूरोप में हलचल मचा दिया। यानी पूरे फ्रांस पे तो कब्जा किया ही था, उसके साथ साथ पूरे यूरोप में वो हलचल मचा दिया। और मन करता था तो कभी रूस से, कभी जर्मनी से, इस तरीके से लड़ जाता था। तो एक बार हुआ क्या कि इसी तरीके से वह रूस से जाकर के भिड़ गया। जब रूस से जाकर के भिड़ गया तो उसका साथ दे दिया इंग्लैंड ने उसका साथ दे दिया। और इंग्लैंड के साथ साथ अन्य देश भी उसके साथ, 2-4 देश और थे जो कि उसका साथ दे दिए। जैसे जर्मनी हो गया, प्रसा हो गया, रूस सही है, और उसके बाद से आपका इंग्लैंड हो गया। ये सभी जो है एक साथ होकर के नेपोलियन के साथ एक जंग लड़ी। अब वह जो जंग था काफी निर्णायक सिद्ध हुआ। काफी निर्णायक सिद्ध होने का मतलब ये हुआ कि उसमें जो नेपोलियन था वो बुरी तरह से हार गया, उसकी पराजय हो गई। तो ये जिसमें पराजय हुई, यानी कौन सा वो जंग था, कौन सा युद्ध था कि जिसमें वो पराजित हो गया, तो वह था वाटरलू का युद्ध। क्या था बच्चों? तो वाटरलू का युद्ध था। उस वाटरलू के युद्ध में 4 देश ने मिल करके, अगर कहें तो 4 राष्ट्र, उस टाइम में देश नाम का कोई चीज नहीं हुआ करता था, एक क्षेत्र हुआ करता था जिसको हम राष्ट्र बोलते थे। तो 4 राष्ट्रों ने मिल करके और उस वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को बुरी तरह से हरा दिया। जो वाटरलू का युद्ध जो हुआ था वो 1815 ईस्वी में हुआ था। तो इसमें देखिए, अब आता है जैसा कि आपके चैप्टर में है कि वियना कांग्रेस। तो हम लोग वियना कांग्रेस के विषय में जानेंगे।
तो जैसा कि अभी हम आपको बताया है कि जो नेपोलियन था वह वाटरलू के युद्ध में पराजित हो गया, यानी हार गया। तो किस युद्ध में? तो वाटरलू के युद्ध में जो नेपोलियन था वो पराजित हो गया। अब ये कब हुआ था? तो ये जो था 1815 ईस्वी में हुआ था। इस 1815 ईस्वी में वाटरलू नामक स्थान पे हुआ था, इसलिए वाटरलू का युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो वाटरलू के युद्ध में, जो कि 1815 में हुआ था, नेपोलियन बुरी तरह से हार गया, यानी नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय। इस युद्ध में क्या हुआ? तो नेपोलियन की पराजय हुई। जब वाटरलू के युद्ध में, जो कि 1815 में हुआ था, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हो गई, तो जो चार राष्ट्र, रूस, प्रसा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया, ये चार बड़े राष्ट्र मिल करके नेपोलियन को पराजित कर दिए वाटरलू के युद्ध में। अब पराजित करने के बाद इन चारों ने मिलकर के एक सम्मेलन किए, जिसको कहा जाता है वियना का सम्मेलन। अभी उसके विषय में हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम ये लिखेंगे, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में नेपोलियन को पराजित करने वाले राष्ट्रों। अब नेपोलियन को पराजित करने वाले कौन कौन से राष्ट्र थे? तो वे थे रूस, प्रसा, जिसको आज के लिए लोग जर्मनी कहते हैं, रूस, प्रसा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया। देखिए बच्चों, ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं। जो ये क्रिकेट मैच ऑस्ट्रेलिया से होता है, अपने इंडिया से और ऑस्ट्रेलिया से, वो ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है। तो रूस, प्रसा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया का सम्मेलन आयोजित हुआ, यानी नेपोलियन को पराजित करने वाले राष्ट्र, जो कि रूस, प्रसा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया थे, ये सभी लोग मिलकर के ऑस्ट्रिया की राजधानी जो वियना था वहां पे सम्मेलन किए, यानी ये चारों राष्ट्र मिलकर के ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में सम्मेलन किए। तो इसी सम्मेलन को कहा जाता है वियना का सम्मेलन। इसी सम्मेलन को कहा जाता है वियना का सम्मेलन। वियना का सम्मेलन कहा जाता है इसी को, क्योंकि ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में सम्मेलन हुआ था, इसलिए वियना का सम्मेलन कहा जाता है इसको। और इसी सम्मेलन में देखें, जो वियना का सम्मेलन हुआ, इसी सम्मेलन में इन चारों राष्ट्रों ने मिलकर के एक संधि किए। संधि का मतलब है तो समझौता किए चारों ने मिलकर के, जिसको कहा जाता है वियना की संधि। वियना की संधि कहा जाता है। अब जो ये वियना की संधि थी, इस संधि की अध्यक्षता जो कर रहा था वो था ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिख। यानी संधि
की अध्यक्षता जो ऑस्ट्रिया का चांसलर, चांसलर का मतलब होता है प्रधानमंत्री, जो था वियना संघ की अध्यक्षता ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिक, यानी ये जो था ये संघ की अध्यक्षता कर रहा था, उसका क्या नाम था, तो ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था जिसका नाम था ड्यूक मेटरनिक, ये जो था उस संघ की, जो वियना की संधि हुई उस संघ की ये अध्यक्षता कर रहा था ड्यूक मेटरनिक। तो देखिए संघ की जो अध्यक्षता कर रहा था वो कर रहा था ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिक। अब हम लोग देख लेते हैं जो ये वियना की संधि था, इस वियना की संधि के विषय में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि वियना की संधि क्या था, कैसे था। वैसे तो समझ गए आप कि जो वियना की संधि था, जो नेपोलियन को पराजित करने वाले जो 4 राष्ट्र थे वो सभी लोग ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में बैठ करके एक संधि किए, जिस संधि को कहा जाता है वियना की संधि। और उस संधि की जो अध्यक्षता कर रहा था वो कर रहा था ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिक। तो अब लोग हम देखते हैं वियना की संधि को। वियना की संधि, तो देखिए अगर प्रश्न में कभी आ जाता है कि वियना की संधि कब हुई थी, कहाँ हुई थी, या उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो इन सभी सवालों का जो जवाब होगा, आंसर होगा, आपको इसमें मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे जान लीजिए कि जो वियना की संधि थी वह 1815 ईस्वी में हुई थी। यानी जो वियना की संधि थी वह 1815 ईस्वी में हुई थी। यानी जिस समय वाटरलू का युद्ध हुआ, यानी 1815 में, जिसमें नेपोलियन की बुरी तरह से पराजय हुई, तो उसी समय में ये सभी उसको पराजित करने वाले जो 4 राष्ट्र थे वे सभी लोग मिल करके उसी समय यानी 1815 ईस्वी में ये एक संधि किए, जिस संधि को हम लोग कहते हैं वियना की संधि। तो अगर प्रश्न में आए कि वियना की संधि कब हुई थी, तो आपका आंसर क्या होगा, तो 1815 ईस्वी में। अब देखिए इस संधि में कौन कौन से वो राष्ट्र थे, तो इसमें जो राष्ट्र थे, जो वियना की संधि करने वाले जो राष्ट्र थे वे थे ब्रिटेन, जैसा कि आपको यहाँ भी बताया है, ब्रिटेन, रूस, रसा, ऑस्ट्रिया। ये 4 राष्ट्र मिलकर के जो संधि किए थे उसी को हम वियना की संधि कहते हैं। तो इन्हीं चारों ने मिलकर के वियना की संधि किए। अब हम लोग देखेंगे इस संधि के जरिए क्या चाहा जा रहा था। तो देखिए इस संधि के जरिए यही चाहा जा रहा था कि नेपोलियन द्वारा यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था में जो भी बदलाव लाए गए हैं उन बदलाव को समाप्त करके और पुनः पुरानी व्यवस्था को लागू करना, पुरानी व्यवस्था को स्थापित करना, यही इस संधि का मेन उद्देश्य था। यही इस संधि के जरिए चाहा जा रहा था। यानी नेपोलियन द्वारा यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था में लाए गए बदलाव को समाप्त करने का प्रयास तथा पुरानी
पुरानी व्यवस्था पुनर्स्थापित करने का प्रयास है। यानी इस संधि के जरिए यही चाहा जा रहा था कि नेपोलियन द्वारा यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था में लाए गए जो बदलाव हैं उन बदलावों को समाप्त करने का प्रयास किया गया और प्रयास करके जो पुरानी व्यवस्था है नेपोलियन से पहले की जो व्यवस्थाएं थी उसी व्यवस्था को फिर से पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा था इस संधि के जरिए। यानी अगर देखा जाए तो इस संधि का एकमात्र उद्देश्य यही था कि नेपोलियन द्वारा जो भी यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव लाए गए हैं उन बदलावों को समाप्त किया जाए और समाप्त करके जो नेपोलियन से पहले की व्यवस्था वहाँ पे फ्रांस में या यूरोप में चल रही थी उसी व्यवस्था को पुनः स्थापित करना इस संधि का एकमात्र उद्देश्य था। अब हम लोग देखेंगे कि वियना संधि में लिए गए निर्णय, यानी इस वियना की संधि में क्या निर्णय लिया गया, जो चारों राष्ट्र मिल करके संधि किए उस संधि में क्या निर्णय लिया गया, इस संधि को हम लोग देखेंगे हम लोग वियना की संधि में लिए गए निर्णय। तो देखिए हम लोग ये देखेंगे कि वियना की संधि में क्या निर्णय लिया गया। तो देखिए इस वियना की संधि में जो निर्णय लिया गया वो ये लिया गया, जैसे पहला देखा जाए तो ये है पराजित फ्रांस नेपोलियन द्वारा जीते गए क्षेत्रों को वापस लौटाने को कहा गया। यानी पराजित फ्रांस, यानी नेपोलियन फ्रांस का सम्राट था और जो कि वाटरलू के युद्ध में जब उसकी पराजय हो गई और उससे पहले फ्रांस में जिन जिन क्षेत्रों को जीता था तो उससे इस संधि में चारों लोगों ने मिल करके ये कहा कि फ्रांस को, अब नेपोलियन को नहीं, ये फ्रांस को कह लो कि जो भी नेपोलियन द्वारा जीता गया क्षेत्र है उन क्षेत्रों को तुम क्या करो, वापस लौटा दो। अब वापस किसे लौटा दो, तो उनको नहीं कि जिनसे जीता था, वापस इनको लौटाना है, यानी ब्रिटेन, रूस, रूस और ऑस्ट्रिया इन सबको लौटाना है, न कि जिनसे जीता था उनको नहीं लौटाना है। ये चीज इस और निर्णय लिया गया वियना की संधि में। अगली निर्णय देखिए, अगला निर्णय क्या लिया गया, तो अगला देखिए जो कि दूसरा निर्णय है। दूसरा निर्णय ये लिया गया कि इस संधि के जरिए फ्रांस के चारों तरफ नए राज्यों का घेरा, यानी फ्रांस के चारों तरफ नए राज्यों का घेरा बना दिया गया ताकि भविष्य में जो फ्रांस है फिर विस्तार न कर पाए। इसलिए क्या किया गया, तो फ्रांस के चारों तरफ नए राज्यों का घेरा बना दिया गया और फ्रांस को उसके लिमिट में सैनिक को रखने का आदेश किया गया कि तुम इतने से ज्यादा, मतलब एक लिमिट में सेना रख सकते हो, इससे ज्यादा सेना सैनिक नहीं रख सकते हो, ये फ्रांस को कहा गया। और फ्रांस के चारों तरफ नए नए राज्यों का घेरा बना दिया गया और उन सभी राज्यों पर जो ये चार लोग थे, इन चारों लोगों का नियंत्रण हो गया। अभी हम लोग देखेंगे कि किस राज्य पर किसका नियंत्रण था, इसको भी अभी हम लोग देखेंगे। अगला कब क्या किया गया, नेपोलियन
नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों की पुनर्स्थापना का प्रयास। ये किया गया नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों की पुनर्स्थापना का प्रयास किया गया कि भाई जिन जिन राजवंशों को नेपोलियन ने पराजित किया था पुनः उनको स्थापित किया जाए, ऐसा इस संधि के जरिए ऐसा ये प्रयास किया जा रहा था। प्रसा को उसकी पश्चिमी सीमा पर अनेक नए और महत्वपूर्ण क्षेत्र दिए गए। यानी यहाँ पे क्या हुआ कि जो प्रसा था, यानी जो चारों लोग मिलकर के जो नेपोलियन को पराजित किए थे, उसमें से जो प्रसा था, उस प्रसा को क्या किया गया, तो प्रसा के अगल बगल यानी जो पश्चिमी सीमा पर जितने भी नए क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों को अब किसको दे दिया गया, प्रसा को दे दिया गया। अर्थात कहने का मतलब प्रसा के पश्चिमी क्षेत्रों पे जो नए नए राज्य बने थे, उन नए राज्यों पर प्रसा का नियंत्रण हो गया। इटली पर प्रभाव बनाने के लिए, इटली पर प्रभाव बनाए रखने के लिए मेटरनिख ने इटली को अनेक राज्यों में विभक्त कर दिया। यानी इटली पर प्रभाव बनाए रखने के लिए जो ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख था, उसने क्या किया, तो इटली को अनेक छोटे छोटे राज्यों में यानी अनेक लघु राज्यों में बांट दिया, यानी विभक्त कर दिया, ताकि जो है इटली पर हमारा प्रभाव बना रहे। अगला देखिए क्या होगा, छठवां जो है आपका सिसिली और नेपल्स बुर्गो राजवंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया गया। अगला काम क्या किया गया, तो देखिए सिसिली और नेपल्स जो था वह बुर्गो राजवंश का सम्राट जो था, जिसका नाम था फर्डिनेंड, उसको दे दिया गया। और रोम तथा उसके निकटवर्ती राज्य जैसे पोप के अधीन कर दिया गया। यानी अगला देखिए, तो रोम तथा उसके जो निकटवर्ती राज्य थे वह पोप के अधीन कर दिया गया। यानी रोम और रोम के अगल बगल जो भी राज्य थे, उन राज्यों को पोप के अधीन कर दिया गया। और लोम्बार्डी एवं वेनेशिया ऑस्ट्रिया का
प्रभाव हो गया। यानी अगला हुआ ये काम कि रोम तथा जो उसके निकटवर्ती राज्य थे वो पोप के अधीन कर दिया गया, और जो लोम्बार्डी और वेनेशिया था उस पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव हो गया। यानी कहने का मतलब जो लोम्बार्डी और वेनेशिया था उस पर ऑस्ट्रिया का नियंत्रण हो गया, ऑस्ट्रिया का प्रभाव हो गया। अगला काम क्या किया गया, तो अगला ये किया गया कि परमा, मोडेना और टस्कनी को हैब्सबर्ग राजवंश को दे दिया गया। यानी परमा, मोडेना और टस्कनी जो था हैब्सबर्ग राजवंश को दे दिया गया। यानी जो परमा, मोडेना ये सभी जो है यूरोपीय राष्ट्र हैं, तो परमा, मोडेना और टस्कनी जो था वो हैब्सबर्ग राजवंश को दे दिया गया। ये राजवंश का नाम है हैब्सबर्ग। इस राजवंश के राजा को परमा, मोडेना और टस्कनी दे दिया गया। यानी इन तीनों जगहों पर, इन तीनों क्षेत्रों पर जो हैब्सबर्ग का राजवंश था उसको समर्पित कर दिया गया। यानी इन तीनों राज्यों पर उसका नियंत्रण हो गया। एवं हो गया एवं जिनोवा और सरडिनिया जिनेवा और सार्डिनिया को पिडमैंट, सार्डिनिया को पिडमोंट में मिला दिया गया। यानी ये चीजें किया गया कि परमा, मोडेना और टस्कनी जो था वो हैब्सबर्ग राजवंश को दे दिया गया। ये राजवंश का नाम है। यानी इन तीनों क्षेत्रों पर हैब्सबर्ग राजवंश का नियंत्रण हो गया। एवं क्या हुआ, तो जिनेवा और सार्डिनिया को जो था वो पिडमोंट में मिला दिया गया, उसको संयुक्त कर दिया गया। अगला देखिए क्या काम किया गया, तो रूस को एक पोलैंड का हिस्सा दे दिया गया। जो रूस था, इस रूस को जो पोलैंड था, पोलैंड का एक हिस्सा किसको दे दिया गया, तो रूस को दे दिया गया। अगला देखिए माल्टा, हेलिगोलैंड, आर्मेनियन द्वीप समूह तथा केप ऑफ गुड होप पर ब्रिटेन का नियंत्रण हो गया। माल्टा, हेलिगोलैंड, हेलिगोलैंड तथा आर्मेनियन द्वीप समूह और केप ऑफ गुड होप पर ब्रिटेन का नियंत्रण। यानी जो माल्टा, हेलिगोलैंड तथा आर्मेनियन द्वीप समूह और केप ऑफ गुड होप, ये जो क्षेत्र था, इन क्षेत्रों पर ब्रिटेन का नियंत्रण हो गया। यानी ये सभी चीजें हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये सभी जो वियना की संधि थी, उस संधि के द्वारा ये सभी चीजें की गई थी। यानी जो चार लोग मिलकर के संधि किए थे, वे चारों लोग यूरोपीय जितने भी क्षेत्र थे, उन सभी क्षेत्रों को आपस में बांट करके और उस पर अपना अपना
नियंत्रण किए हैं, अपने अपने अधिकार पे किए हैं, अर्थात कहे तो बंदर बाट हो गया है। ठीक है, अगला देखिए, नेपोलियन द्वारा स्थापित 39 राज्यों का जर्मन महासंघ को ज्यों का त्यों रखा गया। यानी नेपोलियन द्वारा जो भी स्थापित 39 नए राज्य थे, उन सभी महासंघ को ज्यों का त्यों रखा गया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। यानी आपको इसके पहले पढ़ाए थे कि जब नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना तो यूरोप में जितने छोटे छोटे राज्य थे, उन सभी छोटे छोटे राज्यों को मिला करके एक 39 नए राज्यों का एक जर्मन महासंघ बनाया था। तो उन चीजों को यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं किया गया, उसको ज्यों का त्यों वैसे बरकरार रखा गया। यानी जो 39 नए राज्यों का जर्मन महासंघ जो नेपोलियन बनाया था, उसको वैसे ही रहने दिया गया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। यहाँ पे ज्यों का त्यों रखा गया, अर्थात कहें तो भंग नहीं किया गया। यानी ज्यों का त्यों रखा गया, अर्थात उसे भंग नहीं किया गया। और क्या किया गया, तो इस महासंघ पर ऑस्ट्रिया का अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण हो गया और इस महासंघ पर ऑस्ट्रिया का अप्रत्यक्ष रूप से यानी उसे भंग नहीं किया गया और इस महासंघ पर ऑस्ट्रिया का अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव रखा गया। यानी प्रभाव रखा गया। अब यह प्रभाव इसलिए रखा गया कि जिससे जो राष्ट्रवादी भावना है, उस राष्ट्रवादी भावना के विकास को नियंत्रण किया जा सके, इसलिए इस महासंघ पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव रखा गया। यानी ऑस्ट्रिया के नियंत्रण में ये जो 39 नए राज्यों का महासंघ था, यह महासंघ ऑस्ट्रिया के नियंत्रण में था, जिससे कि जो राष्ट्रवादी भावना है उसका विकास भविष्य में होने न पाए, इसलिए ऑस्ट्रिया का इस महासंघ पर नियंत्रण रखा गया। अगला जो है, फ्रांस में क्या किया गया, बुर्बो राजवंश। यानी इतना सब होने के बाद जो फ्रांस था, उस फ्रांस में पुनः बुर्बो राजवंश, जिसका नाम था लुई 18वां, उसको राजगद्दी सौंपा गया। यानी जैसे इसके पहले आप पढ़े हैं लुई 16वां, तो लुई 16वां को तो ये लोग मार दिए थे, लुई 16वां का तो हत्या हो गया था। तो लुई 16वां के बाद लुई 18वां को फ्रांस का राजगद्दी सौंपा गया। तो हम लोग इसमें लिखेंगे, फ्रांस में पुनः बुर्बो राजवंश लुई 18वां को राजगद्दी सौंपा गया। राजगद्दी सौंपा गया। यानी लुई 18वां को फ्रांस का पुनः राजगद्दी सौंपा गया। इस तरीके से
ये वियना संधि के द्वारा ये सभी कार्य किए गए। इस प्रकार वियना की संधि द्वारा यूरोप में राजनीतिक परिवर्तन करके और पुनः पुरानी सत्ता को बहाल किया गया। आप इसमें देख सकते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अगली चीज है जो कि आता है यूरोपीय कंसर्ट। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे मैटरनिक व्यवस्था। इन सभी चीज़ों को आगे हम लोग पढ़ेंगे जो कि अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा इसलिए हम लोग इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मित्रों में। धन्यवाद।